वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको सबकी सोच में। कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करने लगे हैं, हम करंट अफेयर्स की बात करने लगे हैं। गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान जो है ये विफाक पर हमला है, ये मैंने नहीं कहा, ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कल फ्लोर पे। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि कोई भी सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। और इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। अब इसका थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड भी बताऊं तो खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे सीएम है अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कल ये कहा था कि मेरे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे खून बह रहा है और मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मैं अब खुद ही बात करूंगा अफगानी गवर्नमेंट से और मामलात को तय करने की खुद ही कोशिश करूंगा। तो फिर उसके रिएक्शन में ख्वाजा आसिफ ने ये सब कहा और उन्होंने कहा कि ये तो फेडरेशन पे डायरेक्टली हमला करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ का जो बयान है वो भी हम आपको सुनवाएंगे और यहाँ पे उनका ये कहना वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, वैसे हसनैन आगे जाके प्रोग्राम में हम डिस्कशन भी करेंगे, उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद होंगे कि क्या वाकई तौर पे सूबा जो है वो कर सकता है मुज़ाकरात कोई या नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर JUI की बात की जाए तो उसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो इस वाक़े के ऐवान के हर रुकन के साथ पेश आया वाक़या करार देते हैं और ऐवान को 3 दिन तक बतौर एहतजाज बंद कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर प्रोटेक्शन आर्डर पर PDI के गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट हाउस की बात की जाए तो वहाँ पे पहुँचाया गया और उन्हें आके तकारीर भी की और बड़ी सख्त तकारीर थी। एक तरह से लग ही रहा है कि एक कन्फ्रंट्रेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। और इस हवाले से वो जो कमेटी बनाई गई थी, कल हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट में एक रिकंसिलिएशन का माहौल नजर आ रहा था, लेकिन उस कमेटी में पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब हमें वॉकआउट करते हुए नजर आए, फिर उसके बाद उनको वापस लाया गया। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी जो पार्टी है उससे रिक्वेस्ट ये की कि मुझे इस कमेटी से बाहर निकाला जाए। और ख्वाजा साहब ने वैसे बातें वहां पे जितनी भी की हैं वो कुछ हद तक उनकी बातें भी ठीक है, लेकिन जो अब वो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। और इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़िया निगार हैं जनाब उसामा गाजी साहब। उसामा, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्की सियासत है कि हर दिन एक नई इसमें चीज़ हमें नज़र आती है, स्पेशली अगर PTI की बात की जाए और इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो हमें पहले मामला शायद हल होते हुए नज़र आते थे, लेकिन अब और ज़्यादा उसमें तनाव नज़र आ रहा है। और फिर पार्लियामेंट वाला वाक़या भी आपको पता है, तो क्या आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? मुझे जी तलखियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभी भी ये बात चल रही है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जाए, यहाँ तक सोच जा रही है। और अगर ऐसा किया जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं होगा, मगर ये बात हो रही है, इस पर डिस्कशन हो रही है, सोच विचार चल रहा है। अगर गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाता है तो आप देखेंगे तलखियां और ज्यादा बढ़ेंगी, आप एहतजाज को और ज्यादा खतरनाक होते देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, इसके असरात पूरे पाकिस्तान में होंगे। और अभी ये जिस तरह से पार्लियामेंट में लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद आपने देखा कि सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। हत्ता के मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, जिनके बारे में हुकूमत सोच रही थी कि शायद वो आईनी तरमीम में उनका साथ देंगे, अब वो भी पहले से भी ज्यादा फासला इख्तियार करते नजर आते हैं। क्योंकि उसकी वजह यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त अवामी मूड बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहा है। वैसे तो पूरे मुल्क में लोग जाहिर है कि हुकूमत के इस वक्त खिलाफ नजर आ रहे हैं और परेशान हैं, मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है। उसामा, मौलाना फजलुर रहमान फिर नहीं देंगे साथ गवर्नमेंट का? नहीं, अच्छा, मौलाना साहब ने एक बड़ी बारीक सा वारदात कह लें, बारीक सा एक काम भी किया है। आईनी तरमीम का तो उन्होंने कह दिया और लेटर भी सामने आ गया है JUI की तरफ से कि कोई भी सेनेट में वोट नहीं करेगा किसी भी तरह की आईनी तरमीम को, एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं की तरफ से नहीं कहा जाता। लेकिन उसमें उन्होंने जो तकरीर की है उसमें चंद बातें बड़ी अहम है। ये तो चले ठीक है, उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे फौज में हो, चाहे अदलिया में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो। यस, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी को भी अगर आपने लगाना है तो सीनियर मोस्ट का क्यों हो, उसमें आप देखें कि कौन शख्स मेरिट पे आता है या सबसे ज्यादा कैपेबल कौन है, बासलाहियत कौन है, ये देखें। अब चीफ जस्टिस के मामले में तो ये होता आया है कि जो भी सीनियर मोस्ट होता है वो चीफ जस्टिस बन जाता है। अब अगर मौलाना साहब ने इशारा दिया है कि शायद वो इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि ठीक है एक्सटेंशन तो नहीं दे रहे, लेकिन हुकूमत को इख्तियार दे दें कि वो चूज करें कि कौन चीफ जस्टिस होगा। अब उसमें फिर हुकूमत के पास जब इख्तियार आ जाएगा तो हुकूमत एक तरह से ब्लैकमेल कर सकती है कि कौन हमारी गुलामी करेगा, कौन हमारे साथ चलेगा, कौन हमारी बातें मानेगा, उसको हम चीफ जस्टिस लगा देते हैं। तो ये एक उन्होंने विंडो जो रखी है ये भी बड़ी खतरनाक। तो उसामा, ये फिर आप ये जुडिशियल रिफॉर्म्स वाला, ये जुडिशियल पैकेज वाला जो सारा मामला है, इसको लिंगर ऑन होते हुए देख रहे हैं?
जो होना है जी वो 25 तारीख से पहले पहले होना है, बल्कि उससे बहुत पहले, यूं समझ लीजिए कि सितंबर के अंदर ही होना है। अभी पिछले हफ्ते तो हमें सिचुएशन ऐसी लग रही थी ना कि विद इन डेज ये बस हो गया, जैसे इसी वीक का लग रहा था कि भाई ये तो फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी इस पे फिर कुछ ना कुछ बहस होगी, कुछ ना कुछ मजीद इसमें मामलात हमारे सामने आएंगे। असल में हुकूमत तो चाहती है कि आईनी पैकेज ही आए, जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जाए और उसमें ये इख्तियार भी हुकूमत के पास आ जाए कि जजेस की ट्रांसफर कर सकते हैं। जजेस की ट्रांसफर यानी जो पसंद नहीं आया, जिसने हुकूमत के साथ चलने का कोई इशारा नहीं दिया, फैसला इस तरह का दे दिया, तो उसको आप जिस तरह हम देखते हैं किसी पुलिस वाले को, किसी ब्यूरोक्रेट को आप ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और सूबे में भेज देते हैं, तो वो काम किया जा सके। फिर इसके अलावा तौहीन अदालत का कानून भी खत्म करना चाहते हैं। तो ये बात काफी अरसे से हो रही है, बल्कि ये तब से हो रही है जब पिछली दफा जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, जहां जजेस की तैनाती की बात होनी थी। तो उस वक्त आजम रजीक तारड़ साहब ने कहा था कि हम एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, तो अभी उसके बाद फिर चीजों को देखने गए। ये बाकायदा एक स्टेटमेंट थी और कोर्ट हुई, और इसको चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब भी कोर्ट करते हैं कि ये हुआ था। तो ये तब से ख्वाहिश है, लेकिन वो बात नहीं बन रही। तो फिर दूसरे नंबर पर यह है कि हम जजेस की तादाद बढ़ा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए हमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही कानून ला सकते हैं कि जजेस की तादाद अब हम 23 कर रहे हैं या 26 कर रहे हैं। वैसे 2 एडहॉक जजेस पहले ले आए हुए हैं, पहले ले आए, तो उससे ये होगा कि हुकूमत समझती है कि हम अपने जज जो है वो ज्यादा ले आएंगे। उसमें थोड़ा सा मुश्किल ये है कि इस वक्त जजेस की ओवरवेलमिंग तादाद जो है वो आजाद ख्याल आइन के साथ चलने वाली है, वो हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर रहे। 120 जजेस हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज लाना है अपने हाई कोर्ट से ही, आप बरह रास्त जज उठाकर नहीं ला सकते कहीं से। तो हाई कोर्ट में ऐसे जज कम मिलेंगे जो हुकूमत का साथ देना चाहेंगे और कहेंगे हाँ जी जो आप। लेकिन उसामा साहब, आपकी बातों से मुझे लगता है कि ये आजाद अदलिया पे एक हमला होगा, ये जो जुडिशल पैकेज गवर्नमेंट ला रही है। जी यकीनन, इसमें कोई शक ही नहीं। हुकूमत खुद समझती है कि काजी फाइज ईसा साहब ही उनकी गारंटी थे, और इसमें हमें एक पूरा निजाम नजर आता है, तमाम हमें केसेस नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर नून लीग कहती रही कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, और वही हुआ। काजी साहब आएंगे तो इलेक्शंस करवाएंगे, वही हुआ। इसके अलावा फैसल वाडा साहब ने कहा कि जी आप देख लीजिएगा बल्ले का निशान नहीं होगा, वो काजी साहब के पास केस जाता है। इलेक्शन कमीशन के जितने केस जाते हैं काजी फैसल साहब के पास, इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आता है। सिर्फ एक केस गया है किसी और बेंच के पास, वो मखसूस नशिस्तों का केस, और वहां सारी गड़बड़ हो गई। तो हुकूमत में ख्वाजा आसिफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर यानी नए चीफ जस्टिस आ जाते हैं तो अक्टूबर में तो हमारी हुकूमत गिर सकती है, सारे मैंडेट चोरी वाले मामला खुल सकते हैं, जिस पर अभी तक काजी फैसल साहब का जो फैसला है उसकी वजह से ट्राइब्यूनल्स काम ही नहीं कर रहे। और अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले आने लग गए तो ये तो हुकूमत गिर जाएगी। तो लिहाजा ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इंसाफ हो जाए, आजाद अदलिया आ जाए और जजेस जो है वो फैसले सुनाने लगे। और फिर मेरिट पे जुडिशरी चल भी रही है ओसामा, ये सबसे बड़ी बात है। आपको वैसे क्या लगता है काजी फाइज ईसा का रोल इसमें क्या है? जिस तरह से वो स्टार्ट से ही कहते आ रहे हैं कि नहीं मुझे तो कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, मैं एक्सटेंशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी लाइक दैट कि अच्छा अगर सबके लिए हो रहा है तो फिर ठीक है, फिर देखा जाएगा, फिर इसके बारे में सोचा जाएगा। इट्स काइंड ऑफ फनी नो कि सबके लिए हो तो मुझे भी मंजूर है। अब देखिए पहले इट्स लाइक वो जो मुहावरा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, राइट? ऐसे ही है ना। एक वक्त था कि काजी साहब पर इल्जाम लगा, कमिश्नर ऑफ इंडियन लगाया कि जी चीफ जस्टिस ने और इलेक्शन कमिश्नर ने मिलकर सारी धांधली करवाई। आज तक वो हमें पता ही नहीं लगा पता नहीं कहां गए। तो आप देखिए फौरी वजाहत आई थी चीफ जस्टिस की, लेकिन ये एक्सटेंशन का मामला मैंने आपसे अर्ज किया ना कि उस वक्त से चल रहा है जब ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम एक आईनी पैकेज लेकर आ रहे हैं। अभी आप जजेस की तैनाती ना करें, आईनी पैकेज आ जाएगा तो आईनी पैकेज में उसमें ख्याल था कि सारी पावर तो हुकूमत के पास आ जाएगी हर चीज की, तो फिर इस चीज को देख लेंगे। तो काजी फैसल साहब उसकी वजाहत ही नहीं कर रहे थे कि मैं एक्सटेंशन ले रहा हूं या नहीं ले रहा। आखिरकार जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जिसमें पूरे साल की कारकर्दगी सुप्रीम कोर्ट में देखी जाती है, 9 सितंबर को ये हुआ, और फिर अगले साल के बारे में देखा जाता है कि क्या टारगेट्स हैं, कुछ है उसमें। काजी साहब ये कहते कहते अगर आप नोट करें वो रुक गए। वो कहते हैं कि आप जो चीजें रह गई हैं, बड़ी गलतियां हुई हैं, कोताहियां हुई हैं, जो भी है हमने ये किया ये किया ये किया, अगले साल अब हम करेंगे। अब चीफ जस्टिस जो जा रहा हो वो तो नहीं कहेगा। इसके बाद जब उनकी मुलाकात होती है साफियों से, तो उसमें वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह से के वाले सवाल होता है कि उन्होंने कहा है कि आपने कहा कि जितने भी एक्सटेंशन की बात हुई तो आपने कहा कि सबको कर दे तो फिर मैं तैयार हूं। तो इस पर काजी साहब ने कहा कि जी मेरी जिंदगी का क्या पता है, बाकियों की कर दे, मैं तो नहीं लूंगा। अच्छा, जब ये बात आ गई तो काजी साहब ने चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी की तरफ से वजाहत जारी करवा दी कि नहीं बात ये नहीं हुई, गलत कोट कर दिया साफियों ने, बड़ा गलत किया है।
मैंने तो कहा कि सबके साथ कर दें। तो ठीक है, इसका मतलब यह है कि काजी साहब साफ कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन तो करें, लेकिन खाली मेरे ऊपर ना आए, वो सबको जो है काजी साहब चाहते हैं मुझे भी मिले, दूसरे जस्टिस साहिबान को भी मिले। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, काजी साहब के हवाले से बहुत बात हो चुकी। ये बताइएगा कि गंडापुर साहब ने जो अफगानिस्तान के हवाले से बयान दिया, इसके ऊपर बड़ी तशवीश पाई जा रही है, स्पेशली हुकूमती बेंच से तो आपने जवाब सुन लिया, लेकिन क्या ये बयान उनको देना चाहिए था? एक सूबा किसी दूसरे मुल्क से मुज़ाकरात कर सकता है? अच्छा, इसमें देखें, जितने हालात खैबर पख्तूनख्वा के खराब हैं, जो जिससे बन पड़ेगा उसको करना चाहिए। हाँ, ये अब बात आ जाती है कि क्या वजारत खारजा के होते हुए आइन इस चीज की इजाजत देता है कि कोई सूबा डायरेक्टली खारजा मामलात को देखे और खुद से देखने लग जाए। अगर तो गंडापुर साहब ये करते हैं कि पाकिस्तान की वजारत खारजा से कंसल्ट किए बगैर वो कोई अपनी पॉलिसी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से अलग बनाते हैं, तो बड़ी गलत बात है। अब उनकी वजाहत आ रही है, उन्होंने कहा, जो तकलीफ थी जहां तक मुझे याद है, उन्होंने कहा कि जी अगर मैं बार बार अपेक्स कमेटी में कह रहा हूं हल निकालो, अगर नहीं आपसे बात बन रही और मेरी बात आप नहीं मान रहे, तो फिर हमें इजाजत दे कि हम फिर खुद बात कर लें, हमें इजाजत दे। फिर उसके बाद ये वजाहत आई बैरिस्टर साहब की कि जी एक जरगा हम बनाना चाह रहे हैं और वो जरगा जाकर बात करें, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग हैं उनके अगर आप देखें लैंग्वेज या रिश्तेदारियां ताल्लुक एक पुराना चलता आ रहा है, और एक वो बेल्ट है साथ साथ, ये तो बॉर्डर भी उस तरह से बड़ा सॉफ्ट बॉर्डर होता था तारीखी तौर पर। अब फजलुर रहमान साहब भी कुछ अर्सा कबल गए थे, क्या वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं? क्या कोई सरकारी ओहदा उनके पास है? वो किस हैसियत में गए थे? वो वहां पर जाकर उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उन्होंने गिला किया कि जी मैं गया, मैंने बातचीत की, लेकिन हालात फिर खराब हो गए, वो बात नहीं की थी। वो किस हैसियत में गए थे? तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वक्त हो। अब मिसाल के तौर पर मरियम नवाज साहिबा मिलती हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिलती हैं, अभी हाल ही में देखा मियां नवाज शरीफ साहब से वो मिल रहे हैं। तो किसी सतह पर तो ये हो सकता है कि जी आप बातचीत करें, आप बेहतरी के लिए बातचीत करें। ये जरूर है कि आप इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अलग ना जाएं और बिल्कुल विफाकी हुकूमत से एक अलहदा स्टांस ना ले लें, ये गलत है। लेकिन अब वो तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि जी हमें तो कोई जो भी हम बात करते हैं अपेक्स कमेटी में ये काम किए जाए, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है अवाम का, पूरी पुलिस की ब्यूरोक्रेसी वो सड़कों पर आ रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम मारे जा रहे हैं और हमारी बात नहीं सुनी जा रही। मैं यही कहने लगी थी उसामा कि अगर एक तरह से देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर ने जो बात कही वो अपने मुताबिक ठीक कह रहे हैं कि मैं बार बार इन सबको बता रहा हूं, फेडरेशन पे अगर ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अटैक है, तो वहीं पे एट द सेम टाइम आपका सीएम आपको बार बार ये भी तो बता रहे हैं ना कि वहां पे सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं। अगर बलूचिस्तान को देख लें, वहां पे क्या हमारे सामने मेंगल साहब का रिएक्शन सामने आया, उस पर भी हुकूमत हमें कोई खास कुछ करती नजर नहीं आई। फिर केपी के हालात खराब है तो आप लोग फिर कुछ करें ताकि सुबह इस पॉइंट तक ना पहुंचे, वो इतनी फ्रस्ट्रेशन शो ना करें। ख्वाजा साहब की क्या बात करें, वहां तो पार्लियामेंट पर अटैक हो गया तो ख्वाजा साहब वहां नहीं बैठना चाह रहे, वो तो एक अलग लाइन ले रहे हैं। ख्वाजा साहब की सोच देखें तो वो तो हामी होंगे खैबर पख्तूनख्वा पे गवर्नर आज के, तो वो अटैक नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप उसको हिला रहे हैं, वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं है कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा को मुश्तिल कर देंगे मजीद। क्योंकि आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में बड़े खतरनाक हालात हैं, इसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर कि फजलुर रहमान साहब को देख लें आप, जिनका वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में, आप उनकी स्टेटमेंट्स देखिए, आपको तहरीके इंसाफ की स्टेटमेंट्स उनके आगे नर्म लगेंगी। आप अवामी नेशनल पार्टी की स्टेटमेंट्स देखिए, अभी अवामी नेशनल पार्टी के लोग सियासत छोड़ गए हैं इस चक्कर में। अभी मियां इफ्तिखार की आप स्टेटमेंट देखिए, ये वजीर इत्तलात रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के दौर में, वो देखें क्या कह रहे हैं कि कबायली इलाकों में क्या सूरत हाल है, हुकूमत से लोग नाला है। आप सिर्फ तरीके इंसाफ को ना देखें, आप बाकी जितनी जमातें हैं जिनका वहां स्टेक है, आप जमात इस्लामी की स्टेटमेंट्स को देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तो वोट बैंक रहा ही नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। मुझे बताइए, ये तो इलेक्शन भी लड़ते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर लड़ते हैं, इनकी तो अपनी कोई हैसियत तो कोई औकात बची ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को पता है कि जमात इस्लामी को पता है, अवामी नेशनल पार्टी को पता है कि वहां आप जितना एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस लेते हैं आपका वोट बैंक उतना बढ़ता है। अभी कुछ अर्सा कबल ज़िमनी इलेक्शन हुए वजीरिस्तान में, तहरीके इंसाफ हार गई, अवामी नेशनल पार्टी जीत गई, वरना अवामी नेशनल पार्टी आप देखिए इलेक्शंस में क्या उसका हाल हुआ है, या बल्दियाती इलेक्शन कहीं नजर आती। वजह यह थी कि वहां पर उनके उम्मीदवार ने और ओवरऑल अवामी नेशनल पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीके इंसाफ से कहीं ज्यादा सख्त स्टेटमेंट्स दी। तो वहां एक सोच डेवलप होगी और तारीखी तौर पर भी हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो भी स्टेटस को कह ले या जो भी एम्पावर्ड होता है उस वक्त, या जो जमात हुकूमत में होती है उसके अगेंस्ट वोट जाता है।
ठीक हो गया। तहरीक इंसाफ भी शायद इसलिए इतने वोट ले गई कि इन्होंने असेंबलियां तहरीक कर दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा उसामा, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ आप इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से। कल स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि आप सब तो इस तरह लग रहा है जैसे मुझे ब्लेम कर रहे हैं, जैसे सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि फिर मुझे इस सीट पे बैठना है या नहीं। तो आपको लगता है कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, इतने खराबी की तरफ जाएगी सूरत हाल के, रिजाइन या इस तरह की बातें सामने आएंगी? हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं और तारीख में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए अभी तक नून लीग जस्टिफाई नहीं कर पाती, उसके पास कोई वाज़ेह जवाब नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला क्यों करवाया था, क्या वजह थी, वो हम नहीं थे, फलां था, हम तो थे नहीं। अब इसको तो वो करवा ही नहीं सकते क्योंकि उनके होते हुए हुआ, उनके स्पीकर मौजूद थे, उनकी हुकूमत मौजूद थी, वो एक्शन भी करवा रहे थे। आईजी कहता है जो किया हमने ज़ाब्ते को पूरा फॉलो करके किया है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर साहब इस्तीफा देंगे, लेकिन प्रेशर तो बहुत है क्योंकि अब तारीख में लिखा जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर हमला हुआ, नकाबपोश आए, उनको चाबियां दी गई, लाइट्स ऑफ हो गई, ले गए। कल को स्पीकर को भी गिरबान से पकड़ा जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पकड़ा जा सकता है। और सबके सामने, ये तो अंधेरे में हुआ ना, अब सबके सामने होगा। तो उस वजह से वो कि जी अपना प्रेशर खत्म करने के लिए, अच्छा देखिए ये हुआ था तो मैं जस्ट एक स्टेटमेंट है, ठीक हो गया। उसामा भाई थैंक यू वेरी मच। उसामा गाजी सीनियर तज्जियाकार और साफी हमारे साथ मौके के तफसीली गुफ्तगू की पार्लियामेंट के इशूज के ऊपर भी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, जो जुडिशल पैकेज जिसकी बात की जा रही है उस हवाले से भी बात हुई। यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।